नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में और अपने इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा सीरीज चल रहा है अभी 12th का एग्जामिनेशन और 10th का एग्जामिनेशन को लेकर के। तो 12th के एग्जामिनेशन में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इतिहास के इंपॉर्टेंट MCQ को लेकर के आया हूँ, जिस एक क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि कई क्वेश्चंस आपके सिलेबस का जो है, बहुत डीप नहीं गया हूं मैं, लेकिन जितना डीप आपको ज़रूरत है उतना मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कम से कम 30 क्वेश्चंस आप बोर्ड के एग्जाम में इजिली हल कर पाएंगे। तो गौर से देखिएगा, चूंकि 50 क्वेश्चन का सीरीज है, मैं समय जाया नहीं करूँगा, आपके साथ खड़ा हूँ। आइए अब क्वेश्चंस की ओर मैं चलता हूँ और साथ में मैं आपसे ये कहूँगा कि जिन्हें वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि हर लोगों तक ये वीडियो पहुँच नहीं पा रही है। चलिए, मेरा पहला प्रश्न आता है, दामिनी कोह क्या था? दामिनी कोह की चर्चा आप अपने इतिहास में कई बार सुने होंगे, आपने सीधा याद कर लिया होगा भूभाग। दामिनी कोह क्या था तो आपने याद कर लिया भूभाग। ठीक है, अच्छा है, आपको जवाब भी याद है, लेकिन ये जानिए कि दामिनी कोह का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले कब चर्चा आई, प्रश्न यहां ये भी उठता है। तो दामिन एक फारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ियों का क्षेत्र। पहाड़ियों का क्षेत्र, राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसकी चर्चा अकबरनामा में की गई है, जिसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल। आईने अकबरी या अकबरनामा की चर्चा आती है, तो आईने अकबरी या अकबरनामा की चर्चा रचना किसने की है? तो वो की है अबुल फजल ने। उसके बाद अंग्रेजों ने इसकी चर्चा की, राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्रों को जमींदारों के विरुद्ध लेकर के दे दिया गया, जमींदारों को दे दिया गया ये क्षेत्र, और वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनसे जमीन छीन लिया गया था। बाद में इसको क्लियर किया गया 1835 के बाद। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। पहला क्वेश्चन क्या था? दामिनी कोह क्या था? तो आंसर तो यही याद रहेगा आपको, भूभाग था। पूछना भी यही है, लेकिन अगर पूछ देता है कि दामिनी कोह का अर्थ क्या था तो आप दे दीजिएगा पहाड़ियों का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और डिस्कस भी बहुत ज्यादा करना है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? अब चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने। ये आपको याद होगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। इसमें है क्या? तो समुद्रगुप्त के युद्धों का इतिहास है। समुद्रगुप्त के युद्धों का इतिहास है। अब ये कहां पर लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग, जैसा कि आप जानते हैं, पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अब प्रयागराज एक जिला होता है जहां भी महाकुंभ का आयोजन हुआ है। उस जगह पर समुद्रगुप्त के द्वारा अशोक के शिलालेख, जिसको कौशाम्बी से लाया गया था, उसको जब व्यवस्थित किया गया, उस कौशाम्बी के शिलालेख पर प्रयाग प्रशस्ति को खुदवाया गया था। और वो किसके द्वारा तैयार पुस्तक थी? तो हरिसेन के द्वारा। याद रखिएगा, मैं हर क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में जा रहा हूं, जितना कुछ आपके लायक है। मैं पहले कहा कि बहुत डीप नहीं गया। अगर आपसे यहां पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके उत्कर्ष में की गई थी, किसके लिए की गई थी, तो हम जवाब देंगे समुद्रगुप्त। किसके विजय गाथा का वर्णन है, तो आप देंगे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। एक बात मैं बताना भूल गया, बीच में 1-2 दिन का गैप रहा हमारे आपके बीच। मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, इसी वजह से नहीं आया, ठंड का कुछ अटैक हो गया था। खैर, अब मैं ठीक होने को कागार पर हूँ, ठीक हुआ नहीं हूँ, आज भी बीमार हूँ, लेकिन फिर भी आपके समक्ष आपका समय बड़ा कीमती है। मीरा किसकी भक्त थी? तो जग जाहिर है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा की पंक्तियां हैं, जाके सिर मोर मुकुट मारो पति सोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले कौन है? तो श्री कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मारो पति सोई, यानी मीरा कहती थी कि मेरे पति कौन है? तो जिनके सिर पर मयूर पंख से युक्त मुकुट है, अर्थात कौन? तो श्री कृष्ण।
तो ये क्वेश्चन अपने आप में आंसर देता है आपको, मीरा किसकी भक्त थी? तो श्री कृष्ण की भक्त थी। इस पर मैं ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मैं 50 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं। अब देखिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में हुआ था। भारत में अंग्रेजी सरकार की नींव यहीं से पड़ती। किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का नवाब था सिराज उदौला। कौन था? सिराज उदौला। सिराज उदौला। और अंग्रेजों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच सिराजुद्दौला में की सहायता में कुछ इसके फ्रांसीसी सैनिक भी थे। जो फ्रांसीसी कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की, वो सिराजुद्दौला की सहायता कर रही थी जिससे कि बंगाल में उनका व्यापार स्थापित हो जाए। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। इन दोनों के बीच 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला इस फ्रांसीसी की हार हुई। जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव जीता। और इसके बाद भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई पलासी के युद्ध के बाद। तो आपसे यहां पूछा गया है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके बीच हुआ, तो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि उसमें नवाब सिराजुद्दौला की मदद किसने की थी? तो उनके फ्रांसीसी मित्र जो थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, वो सिराजुद्दौला की मदद किए थे। इसके परिप्रेक्ष्य में जाइएगा तो मीर कासिम अली जो इसका सेनापति था, इसके विरोध में भी गया था, जिस कारण से सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जिसके वो बाद में फिर बगलिंग कर गया। तो उसका जो दामाद था नवाब मीर जाफर अली, वो नवाब बना था। कहानियाँ लंबी हैं, इन कहानियों पर मैं नहीं जाऊँगा। अब सीधा आ जाए 1857 के समय इंग्लैंड का 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पामर्स्टन। उस 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। लेकिन अब 1857 के विद्रोह की चर्चा हुई तो एक बार मैं आपको ये झलका दूं कि विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। कहां से हुई थी? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी कहाँ है? कोलकाता में। इसको शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे। इसके तात्कालिक कारण क्या था विद्रोह का? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। किस पहला कारण, तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। उससे अलग भी आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़े होंगे, लेकिन तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अब एक बार इसमें जिक्र हो जाए कि इस विद्रोह को मुख्यतः कहाँ कहाँ किसने देखा? तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय। जफर द्वितीय किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। वो दिल्ली के बाद आ जाइए तो लखनऊ। लखनऊ में किसने किया था? याद होगा, बताइएगा, कमेंट करिए। बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। उसके बाद बेगम हजरत महल के बाद आप आ जाइए कानपुर। कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे। किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे के बाद बढ़िए झांसी। झांसी में किसने किया था? तो आपको पता है, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। पटना में किसने किया था? पटना पीर अली। किसने किया था? पीर अली। ये क्या था? किताब दुकानदार था। पटना के बाद आरा। आरा में किसने किया था? बताइएगा। वीर कुंवर सिंह। नाम सुने होंगे, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह और इनके साथी कौन थे? अमर सिंह। सेनापति था अमर सिंह। उसके बाद जगह कौन सा बच गया? अब लगभग आपको पूछने लायक सारा कर दिया। दिल्ली बहादुर शाह जफर द्वितीय, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर तात्या टोपे, पटना पीर अली, आरा बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह,
झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। इतना याद रखिएगा। कुल मिलाकर के इसमें हार हुई थी भारतीयों की और अंग्रेजों की नींव बुलंद हुई थी। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा मेरे भाई रावी नदी के तट किनारे स्थित था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। ये कहाँ स्थित था? तो रावी नदी के तट पर। रावी क्या है? तो सिंधु की सहायक नदी है, जो दक्षिणी किनारे पर आती है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। इसका अधिकतर भाग रेल लाइन के निर्माण में नष्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी जो कुछ बचा हुआ था उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा वर्तमान समय कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और हड़प्पा किसकी सहायक, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के तट पर। और इसकी सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है रावी? तो सिंधु की सहायक नदी है। कोई दिक्कत? समझ रहे होंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के तट पर स्थित था। रावी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। हड़प्पा कहाँ था? है अभी पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। क्लियर? ये सारे आपके पूछने लायक क्वेश्चंस हैं। मैं जितनी चीजें कह रहा हूं, और इसको गौर से सुनिए और सुनिएगा, समझिएगा, तो आपका हिस्ट्री का निश्चित, मैंने कहा 30 क्वेश्चन आपका टच करवाएंगे, तो करवाएंगे एक वीडियो से। अब देखिए यहां पर मैं है कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसने कहा था बीडी सावरकर ने। ये किसने कहा था 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम? बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। नेहरू जी कुछ नहीं कहा उसे, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन पर ज्यादा जिक्र हम नहीं करेंगे। सीधा याद रखिए कि 1857 के विद्रोह को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, वो है कबीरदास। मृत्यु मगहर में मृत्यु और जन्म काशी में। काशी यानी वर्तमान बनारस। आप जानते हैं कि नीरू नामक, ये इनके माता पिता का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कई जगह मैंने पढ़ा है कि ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लोक लाज के कारण उन्होंने एक तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया था बाल्यावस्था में। नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति निसंतान थी। उन्होंने इसको देखा और इन्हें एडॉप्ट किया। इनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। कबीर किस प्रकार के ब्रह्म के उपासक थे? निराकार, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कबीर को वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। इनकी भाषा क्या थी? साधुकरी। इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? साधुकरी। कबीर को वाणी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। कबीर को क्या कहा जाता है? वाणी का डिटेक्टर। ठीक है। तो कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इनके गुरु का नाम रामानंद। जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर। कहाँ पर हुई थी? मगहर में। मृत्यु पूछा जाएगा तो मगहर में। आगे चलिए, तो इसमें देखते हैं मीरा। मीरा राजस्थान। मीरा कहाँ की थी? राजस्थान। गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर। तलवंडी लाहौर, तलवंडी लाहौर में हुआ था। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्तों में थे। कृष्ण भक्त में सूरदास के गुरु थे। किनके गुरु थे? सूरदास। आप याद रखिएगा, सूरदास के अष्टछाप में सबसे, मतलब सूरदास अष्टछाप, इनके 8 शिष्य थे, जिनमें सबसे प्रमुख कौन थे? सूरदास। सभी कृष्ण भक्त थे। वल्लभाचार्य के जितने भी शिष्य हुए हैं सभी कृष्ण भक्त हुए हैं। वल्लभाचार्य भी कृष्ण भक्त रहे हैं। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया। मीरा का जन्म राजस्थान। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। कबीर, बाकी चीजें मैंने बताई बहुत सारी। अभी कबीर के बारे में पूरी जीवनी नहीं देनी है हमें। आगे बढ़िए। पूना समझौता। पूना समझौता बच्चों किसके बीच? तो गांधी जी और बी.आर. अंबेडकर के बीच हुआ था। किनके बीच? बी.आर. अंबेडकर। याद रखिएगा, पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? गांधी जी और
वी आर अंबेडकर के बीच हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? गांधी जी और वी आर अंबेडकर। अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, यानी 1931 की बात करें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे। किसमें थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे और अंग्रेज सरकार का विरोध कर रहे थे, जिस कारण वो गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। गोलमेज सम्मेलन क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन भारतीयों पर में शासन चलाने के लिए बिना बनाए जाने वाले अधिनियम के संदर्भ में विचार विमर्श की बात थी। लेकिन अंबेडकर यहाँ दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए चले गए थे। कहाँ? तो इंग्लैंड। वहाँ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और उसमें भारत के खिलाफ बोल रहे थे। खिलाफ मतलब क्या कि भारत में दलितों को नहीं देखा जा रहा है, इस पर में दलितों के उत्थान के लिए बातें कर रहे थे। तो वो अलग से एक क्षेत्र का मांग कर रहे थे अपने भारत से में कि हमको दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र चाहिए। गांधी जी के साथ समझौता हुआ तो पृथक 1932 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 32 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे में एक समझौता होती है, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसमें दलितों के लिए अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जो अभी भी आरक्षण पद्धति चल रही है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन तो सिर्फ था कि पूना समझौता कब हुआ, तो जवाब क्या दीजिएगा? 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में। किनके किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। किसके लिए? तो दलितों के अधिकार के मुद्दे को लेकर के। इस समझौते का परिणाम क्या निकला? तो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थित किया गया। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा? आप जानते हैं कि आईने अकबरी को लिखा था अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था? अकबर के दरबारी कवि थे, साहित्यकार थे, इनके नौरत्नों में से एक थे। बाबर कौन था? अकबर का बाबा था। अकबर का बाबा था जो 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है इब्राहिम लोदी को हरा करके। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सम्राट था 1526 में, उसे हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। फैजी इनके दरबारियों के नौरत्नों में से एक थे, बदायूनी भी इनके दरबार के ही कवियों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शहीद आजम किसे कहा जाता है बच्चों? शहीद आजम कहा जाता है सरदार भगत सिंह को। भगत सिंह लिखा गया है, सरदार भगत सिंह को। किनको कहा जाता है? भगत सिंह को। सरदार भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहा जाता है, आजाद को पंडित जी या आजाद कहा जाता है अशफाक उल्लाह खां। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। चलिए आगे। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना जैसा कि आप जानते हैं कि वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। मनु के द्वारा मनु स्मृति लिखी गई है। याज्ञवल्क्य का आत्म तत्व की शिक्षा के लिए बुक है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। थोड़ा तेजी में मैं इसलिए चल रहा हूं कि वीडियो आपका ज्यादा समय न ले, आप लंबा न खींचें इसको। भारत का संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो पिता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ये प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष है, जिसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? बी आर अम्बेडकर। जिनमें कितने सदस्य थे? 7। इनके ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान संघ समिति या राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष की जब चर्चा हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष की चर्चा हो तो सच्चिदानंद सिन्हा। संयोग से ये दोनों ही हमारे बिहार के सपूत हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ही बिहार के सपूत हैं। एक अस्थायी अध्यक्ष थे, एक अस्थायी अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ सूची, संघ समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ये किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर जिला के तलवंडी नामक गांव में 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री। और माता का नाम था तृप्ता। माता का नाम क्या था? तृप्ता।
इन्होंने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने किया। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ पर? तलवंडी लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी लाहौर में। इनके पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। माता का नाम क्या था? तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम था सुलोचना। पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। ठीक है। और सिख धर्म का प्रवर्तन किया और कई पुस्तकों को लिखी। इनके रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने 1604 में। किसने किया था? अर्जुन देव। चौथे गुरु थे सिखों के अर्जुन देव। अर्जुन देव ने 1604 में इनकी रचनाओं का संग्रह किया, जिसे कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। उसे क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर है? आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल अभी वर्तमान झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का विद्रोह था, जिसमें बुद्धो भगत इसके नेता थे। ठीक है। संथाल विद्रोह के सिद्धो और कानो, बिरसा मुंडा बिरसा विद्रोह के थे, तीरथ सिंह भी एक विद्रोह के थे। जनजाति के विद्रोहों की चर्चा है तो बुद्धो भगत कोल विद्रोह के नेता थे। ठीक है। भगत संप्रदाय की जब भी चर्चा आए तो उसका चर्चा कीजिएगा कोल विद्रोह। आगे बढ़िए। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का चर्चा है? आपको याद होगा कि मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है, जिसमें गंधर्व विवाह, पैशाचिक विवाह, आदर्श विवाह, इन विभिन्न विवाहों का ये लॉन्ग में भी कभी कभी पूछा जाता है। एक बार पढ़ लेना है आप लोगों को। ठीक है। अभी मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं पूरा डिटेल दे दूंगा अगले वीडियो तक। मैं देखिए कई वीडियो को देखना है आप लोगों को, और मैं कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपका जो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव है, मेरे वीडियोस को देख करके आप 50 के 50 ऑब्जेक्टिव को 100% हिस्ट्री में, हिंदी में, ज्योग्राफी में, सब में कर लें। इसलिए मैंने क्वेश्चन का एक सीरीज सा बनाया है, और आप देखेंगे कि कई वर्ष हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को पूछा गया होगा। ठीक है। सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे गए होंगे, और मैं पूरा डिटेल देने की कोशिश करता हूं। बाहर कहां से लाएगा क्वेश्चन? आप वीडियो देखिए, बाहर लाएगा कहां से? आगे देखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो 1857 के समय भारत के बादशाह की चर्चा आती है, तो मैं कहा था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय बादशाह कौन था? दिल्ली के सल्तनत पर बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसे इस युद्ध के बाद कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। रंगून में 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, मृत्यु हो जाती है, और सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है 1858 में ही। आप जानते हैं 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का एक प्रतिनिधि था, लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय हमारा वायसराय था, उसने दरबार लगा करके इलाहाबाद में महारानी के उद्घोषणा पत्र को पढ़ा था, और पूरे तौर पर में इसको भारत को अपना उपनिवेश घोषित कर दिया था। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन यही था कि 1857 के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसको इस युद्ध के बाद कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है? तो बर्मा की राजधानी है। रंगून कहाँ है? बर्मा की राजधानी। अभी तो नाम बदल गया, म्यांमार हो गया है, लेकिन उस समय बर्मा था, बर्मा की राजधानी थी रंगून, जहाँ कितने में इसकी इनकी मृत्यु हो जाती है? 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? कुछ देर पहले भी हमने जिक्र किया कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर, फरगना का शासक था बाबर और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किनके बीच? इब्राहिम लोदी प्लस बाबर, इन दोनों के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। 4 वर्षों तक 1530 तक बाबर राज करता है। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं राज करता है। हुमायूं के बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठता है। फिर 1555 में हुमायूं आ जाता है, 1556 में अकबर आ जाता है। ठीक, इतना तक मैं लाया। इसमें कई क्वेश्चंस आपको बताया आ गया। अकबर कब गद्दी पर बैठा? तो 1556 ईस्वी में, 13 वर्ष की अवस्था में बैठा था।
1526 में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर कब तक शासन करता है? तो 1530 तक। 4 वर्ष युद्ध ही लड़ता रहा। बाबर का पूरे डिटेल अभी देने की जरूरत नहीं है आपको टू द पॉइंट एग्जाम बेस, एग्जाम में क्या पूछना है मैं उस पर जिक्र कर रहा हूं और उसी चीज को लेकर के चलता हूं। तो चूंकि बाबर कहां का था? तो फरगना का शासक था। कहां का था? फरगना का शासक था। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ होता है? दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 24 दिन की यात्रा, 6 अप्रैल से 24 घटा दिया जाए, 6 इधर बच गया, हाँ 12 मार्च ही होगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचते हैं कहां? दांडी घाट पर। कहां पहुंचते हैं? दांडी घाट पर, जहां नमक के फेन से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं गांधी जी, और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज करते हैं। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ है? तो दांडी मार्च से प्रारंभ होने वाला आंदोलन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। कब प्रारंभ होता है? 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिनों की यात्रा की थी इसमें? 24 दिन की यात्रा थी। कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा थी। लगभग 250 किलोमीटर गांधी जी पैदल यात्रा किए थे इस दांडी यात्रा में। मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? नमक कानून का विरोध करना। मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून का विरोध करना। याद रहेगा मेरे बच्चों, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, कारण है। ठीक है, मैं बता चुका हूं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 6 अप्रैल 1930 को। किस यात्रा के साथ? दांडी यात्रा के साथ। दांडी यात्रा कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा थी। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 250 किलोमीटर की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून का विरोध करना और भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का विरोध करना। यह किस आंदोलन की शुरुआत होती है? वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त होता है? तो गांधी इरविन पैक्ट के साथ 5 फरवरी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता दिल्ली में होता है, जिसके तहत इस आंदोलन को वापस लिया जाता है और गांधी जी और उनके सहयोगी कांग्रेस फिर से चले जाते हैं कहां? गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं तो फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। तो हम चर्चा करेंगे यहां पर में दांडी से प्रारंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में ईस्वी में प्रारंभ होता है। तुर्की के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है 1942 ईस्वी में। दैट्स क्लियर? जिसमें इसमें क्या दिए थे? करो या मरो का नारा। ये भी क्वेश्चन आता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन के दरमियान दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी में। इनका नाम क्या था? मणिकर्णिका तांबे। मणिकर्णिका, आप लोग एक सिनेमा देखे होंगे मणिकर्णिका। मणि, अब बढ़िया से लिखेंगे तो टाइम, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका तांबे इनका पूरा नाम था। ये एक मराठी ब्राह्मण परिवार की लड़की थी जो बचपन से युद्ध कौशल में काफ़ी तीव्र थी। बाद में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनका विवाह होता है। जो गंगाधर राव का असामयिक निधन हो जाता है, उसके बाद झांसी की ये अंग्रेजों ने कहा कि राजा विहीन है तो उस पर मैं कब्जा कर लूँगा। एक दत्तक पुत्र होता है इनका, जिसको वो राजा मानने से इनकार कर देता है। फिर झांसी की रानी उसके खिलाफ विद्रोह कर देती है और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी का कौन करती हैं? रानी लक्ष्मीबाई। इनको मनु भी कहा जाता था, छबीली भी कहा जाता था। ये सब पूछा जाता है कि छबीली किनका उपनाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मनु किनका उपनाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई का इनका वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका तांबे। मणिकर्णिका याद रखिए, इस पर सिनेमा भी आई है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका तांबे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी, वर्तमान बनारस में जन्म हुआ था। शादी कहाँ हुई? तो झांसी में। ठीक, आ गया ये। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था?
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, नो डाउट आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था, मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, कौन किया था, राखाल दास बनर्जी, याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज किसने की, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। कांग्रेस की स्थापना, आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कहां पर, मुंबई में। कहां पर हुई थी, वर्तमान मुंबई में 1885 में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम, कौन थे, ए ओ ह्यूम। क्या थे ये, एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं उधर लिखा हूं। तो अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ, मुंबई में। मुंबई में कहाँ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में 28 दिसंबर 1885 को W.C. बैनर्जी की अध्यक्षता में, जिसको हम कहते हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी के अध्यक्षता में स्थापित, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसके संस्थापक किनको माना जाता है, तो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। बहुत सारी बातें हैं इस परिप्रेक्ष्य में मुझे कहने के लिए, लेकिन मैं अभी समय के थोड़े से अभाव में मैं चर्चा कर रहा हूं। जो टॉपिक मिल जाता है उस पर जितना अधिक मैं बोल सकता हूं उतना मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो, ना कि हम अपनी विद्वता आपके सामने बखाड़े। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। कहां पर हुई थी, तो मुंबई में कहां पर हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। डेट कौन सा था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बैनर्जी। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बरुद्दीन तैयब जी। महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। ये और सी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जितना क्वेश्चन था मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885, अध्यक्ष W.C. बैनर्जी, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कहां पर, मुंबई में कहां पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72 सदस्यों ने भाग लिया। दैट्स क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, तो आप जानते हैं कि इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। किसका यात्रा वृत्तांत है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक। कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद को हराकर गद्दी पर बैठने वाला सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से, चाणक्य। किसकी सहायता से, चाणक्य। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की है, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की है, अर्थशास्त्र। चाणक्य का और नाम क्या है, तो कौटिल्य। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य। विष्णुगुप्त। चाणक्य और किन किन नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आपको पूछा जाएगा अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो कौटिल्य भी ऑप्शन में आ सकता है। चाणक्य उन्हीं का नाम था, वो महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। उनके दरबार में आया था मेगास्थनीज, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य और उसके प्रशासन के बारे में पूरा जिक्र दिया गया है। ठीक है, अब ये इतना क्वेश्चन के बाद आगे बढ़िए। 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, भाई 1920 में 2 आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन को हम यहाँ आंसर में नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ खिलाफत आंदोलन को, क्योंकि इसका प्रस्ताव ही पास हुआ था असहयोग आंदोलन का दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो प्रारंभ होता है 1 जनवरी, आप अगर डीपली पढ़िएगा 1 जनवरी 1921 से ये प्रारंभ होता है और 1922 5 फरवरी
1922 यानी 12 फरवरी को वापस लिया गया था, तो 12 फरवरी तक ये 12 फरवरी 1922 तक ये चलता है। ठीक है, 12 फरवरी 1922 तक चलता है। और खिलाफत आंदोलन पूरी तौर से तुर्की के सम्राट ओटोमन सम्राट ने उसको गद्दी से, तुर्की का जो मतलब खलीफा था, मुसलमानों ने उसको गद्दी से उतारने का मुसलमानों ने विरोध किया। अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतार दिया था, जिसके लिए भारत के मुसलमान भी वहां विद्रोह कर रहे थे। गांधी जी ने हिंदुओं से आह्वान किया कि इस आंदोलन में हमको उसका साथ देना है। तो गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेता भारत में घोषित कर दिया गया, जो हुआ था आपको 1920 में पूरी तरह से। इसीलिए यहां पर में हम अगर लेते हैं तो पूरी तरह से इसको करेंगे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आपको कुछ देर पहले भी बताए थे 1930 में। सविनय अवज्ञा कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। दैट्स क्लियर। आगे बढ़िए। श्वेतांबर और दिगंबर, चूंकि हम आधा ही पहुंचे हैं, वीडियो काफी लंबा हुआ जा रहा है, मैं तेजी में चलता हूं। श्वेतांबर और दिगंबर का धर्म किस तो श्वेतांबर उजला वस्त्र पहनने वाला और दिगंबर नंगा रहने वाला, इसका धर्म है जैन धर्म से। श्वेतांबर जो उजले वस्त्र को धारण करते हैं वो, और दिगंबर पूरी तौर से नंगे रहते हैं। दिक्जोर अंबर, दिशा ही जिनका वस्त्र हो उनको कहा जाता है दिगंबर। भगवान शिव को भी दिगंबर कहा गया है। तो ये इनका संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। अगर हीनयान महायान की चर्चा हो तो आप कहेंगे तो वो बौद्ध धर्म से संबंध होगा। हीनयान महायान, हीन और महा, ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंध है। हिंदू धर्म का कोई संबंध, ये तो आप जानते ही हैं, शैव हिंदू का ही एक शाखा है। बासव जिसको लिंगायत संप्रदाय, शिव के ही उपासक थे। बहुत सारी शाखाएं चली है। आप बासव बन्ना के बारे में पढ़े होंगे कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो बासव बन्ना है। कहाँ से थे? तो कर्नाटक में पैदा हुए थे। कंधे पर में क्या करते थे? शिव का लिंग रखते थे। ये भी आपके किताब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो बासव बन्ना। दैट्स क्लियर। यहाँ क्वेश्चन था हमारा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। क्लियर, समझ गए इसको। और बौद्ध धर्म में क्या आता है? हीनयान और महायान। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? सैनिकों द्वारा, यानी 1857 के संदर्भ में ये पूछ रहा है हमको। राइफल, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो उसका तात्कालिक कारण था, उसमें एक राइफल आया था अंग्रेजी, जिसमें एक कारतूस लगाना होता था, जिसके कवर को दांत से काटना होता था, दांत से काटकर उसमें डालना होता था। और ऐसी अफवाह फैली या वास्तविकता थी पता नहीं, किताबों में अफवाह का भी जिक्र आया है कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था उसको चिपकाने के लिए। गाय हिंदुओं के लिए और सूअर मुसलमानों के लिए प्रतिबंधित था। तो इसमें इस राइफल का नाम था इनफील्ड। इस राइफल का नाम क्या था? इनफील्ड नाम था। इनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग किया गया था, आप याद रखिएगा। ये किस संदर्भ में है? तो 1857 के संदर्भ में। उस राइफल का नाम क्या था? आंसर याद रखिएगा, इनफील्ड। राइफल का नाम क्या था? इनफील्ड। काफी लंबा और उबाऊ हो रहा है आपका। दीने इलाही कब शुरू किया गया? दीने इलाही अकबर के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शुरू किया गया एक धर्म था, जो 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। दीने इलाही क्या था? एक धर्म था। ये किसने शुरू किया? अकबर ने। वो तो क्वेश्चन में ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अकबर ने कब शुरू किया था? तो 1582 ईस्वी में। दैट्स क्लियर। अकबर का थोड़ा सा डिटेल हमने दिया है। आगे भी जो आपके पूछने लायक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग है। जनरल ओ डायर के द्वारा यहां पर में लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। अब यहां डॉक्टर सत्यपाल, देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं, कितना भी टाइम कोशिश करूंगा नहीं होगा। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था इसको थोड़ा सा समझिए। उस समय रॉलेट एक्ट नामक एक काला कानून आया था, आप जानते हैं, जिसके भारत के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा सकता था। पंजाब के 2 नेता थे उस समय, डॉक्टर सत्यपाल और भी नेता थे, लेकिन ये भी लोकप्रिय थे। और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों की गिरफ्तारी करके जेल में डाल दिया गया था, जिसके लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। कहां? जलियांवाला बाग में। जो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया और इस रॉलेट एक्ट कानून का हम विरोध करें, ये सभा हो रही थी, शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तभी जनरल ओ डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और उन निहत्थे लोगों पर में गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
तो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसको कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वह दिन कौन सा था? 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग कर दी थी। कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो इसका नाम था फोर्ट विलियम, आज भी मौजूद है। कलकत्ता जाइए तो देखिए, अंग्रेजों की जो बस्ती किलेबंद बस्ती था उसका नाम था फोर्ट विलियम। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट डेविल ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट के पूर्वी भाग में स्थित है। तमिलनाडु में ये दोनों किलाएं हैं। ये भी अंग्रेज की किला थी। अगला आइए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे। यहाँ के शासक स्वयं को क्या कहते थे? राय। यहाँ के शासक स्वयं को क्या कहते थे? राय। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय आप नाम जानते होंगे, जिनके दरबार में तेनाली रामन रहा करते थे। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। इसकी संस्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का। इसके शासक स्वयं को क्या कहते थे? राय। सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में तेनाली रामन। इससे ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन भी है, नहीं तो विजयनगर साम्राज्य ही पूरा 1 घंटा खींच लेगा। चलिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, जिसको अभी तेजो महल कहा जाता है। कि पहले शिव का मंदिर हुआ करता था। अभी काफ़ी विवाद का विषय है कि वो हड़प लिया गया था, लेकिन ताजमहल का निर्माण पहले हो चुका। खैर, ये सब खोज का विषय है, रिसर्च का विषय है, ये मनुष्यों के लिए। मैं तो जो न्यूज़ में सुना वो आपके समक्ष रखा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज। देखिए, स्थापत्य कला का जब भी चर्चा हो आपके इतिहास में तो शाहजहां को उठा के लीजिएगा। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। स्थापत्य कला की जब भी चर्चा हो, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण, विभिन्न भवनों का निर्माण हो, तो आप ले आइएगा शाहजहां को। इतना मैं शॉर्टकट आपको कह दिया। आगे बढ़िए। पुराणों की संख्या कितनी है? कोई जिक्र नहीं करेंगे हम। 18 पुराणों की संख्या कितनी है? वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108, वेदांग 6। याद कीजिए, ध्यान दीजिए। वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108, वेदांग 6। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सर की उपाधि किसने वापस की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस क्वेश्चन पर मैं रुकूंगा नहीं। क्वेश्चन को देखते रहिए, बस 50 क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर शरीफ में। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, ये सब मुस्लिम धार्मिक आंदोलनों में से आता है। काफी चर्चित रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बढ़िए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? वैसे तो जय हिंद शब्द को दूसरे ने दिया था, लेकिन इसके नारा को देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। कहां पर दिए थे? सिंगापुर में जय हिंद का नारा इन्होंने अडॉप्ट किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने अडॉप्ट किया? सुभाष चंद्र बोस। दैट्स क्लियर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, भाई जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आप जानते हैं कि महावीर स्वामी हैं। कौन है? महावीर। पहले कौन है? ऋषभदेव पहले तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। 23वें कौन है? जो पूछा जाता है। 24 तीर्थकर हुए हैं, तो 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, जो महावीर स्वामी के गुरु भी थे। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी के गुरु का नाम भी है पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर की चर्चा है तो महावीर स्वामी अंतिम 24वां और अंतिम तीर्थकर हो गए महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी भाई मेरे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में ही दिया गया था। आजाद हिंद फौज को जब कमान संभाल लिए थे तो जय हिंद दिल्ली चलो इन्होंने कह दिया था।
इन्हीं के द्वारा दिया गया नारा था। नेताजी इनका उपनाम दिया गया है। अब आगे बढ़िए, रामानंद के शिष्य कौन थे? मैं पढ़ाते वक्त भी जिक्र किया था। रामानंद के ये सभी थे। रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12, जो 12 जाति से संबंधित थे। तो रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे। ये सभी शिष्य थे। इनमें थोड़ा सा यहां पर में होना था, इनमें से कोई नहीं होता, इनमें से सभी होता, इनमें सभी। ठीक, यहां पर में रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये थे ही। धन्ना नाई था, कबीर जुल्हा थे, पीपा भी दूसरे ढंग का। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्टिव है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप लोग। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब कहिएगा कि 26 तारीख को ही क्यों लागू किया गया? 26 तारीख से हमारे देश का बड़ा रिश्ता रहा है। 26 जनवरी से आपको पता होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन पहले दिसंबर पढ़ते आइए हो गया, लेकिन नेहरू जी जब बनते हैं लाहौर अधिवेशन में 1930 ईस्वी में, तो इन बढ़ा करके अधिवेशन को ले जाते हैं जनवरी में। 26 जनवरी 1930 को ये पहली बार झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कहां पर? रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब उस दिन से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और जनवरी में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो गया। ये करते करते हम आ गए कहां? तो 1947 में। अंग्रेज बड़ा तेज था भाई, कहा कि जनवरी ठिठुरता हुआ है, हम ठिठुरता हुआ स्वतंत्रता दिवस तुमको देंगे नहीं, हम तुमको देंगे भींगता हुआ, और लेके चले गए। 15 अगस्त को आज़ादी दे दी। अब 15 अगस्त को आज़ादी दे दी तो बड़ा विषम स्थिति होगी कि हम इतने दिनों से मना रहे हैं 26 जनवरी को, अब आ गया 15 अगस्त, करना क्या है? तो संविधान को लागू करने की तिथि मनाई गई 26 जनवरी, रखी गई 26 जनवरी। अब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख करके पूरा हो गया, लेकिन तभी लागू नहीं किया गया। इसके लिए वेट किया गया कब तक? जनवरी तक। अंतिम बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और हमने इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में अडॉप्ट कर लिया, जो पहले स्वतंत्रता दिवस हुआ करता था। आगे आइए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था भाई? अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। वित्त संबंधी अकबर से जब भी जिक्र हो तो कौन आता है? टोडरमल। बीरबल बुद्धि में उसका सलाहकार था, प्रधानमंत्री था, मानसिंह सेनापति था, अबुल फजल साहित्यकार था और भी कई मामलों को देखता था। सभी योद्धा होती थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की जब चर्चा हो तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंग्रेजों का अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको पूछा जाए स्वतंत्र भारत का कौन प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए, तो भारतीय हुए थे सी राजगोपालाचारी, जो 22 दिनों के लिए बने थे। कितने दिनों के लिए? 22 दिनों के लिए बने थे सी राजगोपालाचारी, जो इंडियन थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। अब आ गया ये अर्थशास्त्र के लेखक, पहले भी तभी मैं चर्चा कर चुका हूं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। वाल्मीकि रामायण, वेदव्यास महाभारत, मेगास्थनीज, इंडिका। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तो वास्को डिगामा कब भारत आया? वास्को डिगामा भाई मेरे पुर्तगाली यात्री था। कहां से आया था? तो पुर्तगाल से आया था और ये भारत पहुंचा था 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। कहां पहुंचा था? केरल के कालीकट में। कहां पहुंचा था? केरल के कालीकट में। कहां पर पहुंचा था? केरल के कालीकट नामक तट पर पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जामोरिन ने इसका स्वागत किया था। यहाँ अपने साथ जो वस्तु लाया उसको बेच करके यहाँ से ले क्या गया था? गरम मसाला। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि बहुत समय मैं आपका ले चुका हूँ। अब आइए, अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त। मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बेटा बिंदुसार,
इसका बेटा कौन हुआ? बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार का बेटा अशोक, बिंबिसार का बेटा कौन हुआ? अशोक, यानी मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी के शासक थे सम्राट अशोक। क्लियर? इससे ज्यादा डीप अभी मैंने ले जाऊंगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों का तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था, इसलिए महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत को अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? पर्वों के नाम से जाना जाता है। पर्व है महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। दैट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का आरंभ हुआ था, संथाल विद्रोह का आरंभ हुआ था 1855 ईस्वी में। किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हो ने। किसने किया था? सिद्धो और कान्हो, कान्हो ने किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन मैं समय काफी ले चुका हूं आप लोगों का। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1785 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हुई थी? 1785 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन था पुर्तगाली। इसका एक क्रम बनाते, लेकिन आज नहीं बनाएंगे हम, अब दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे। आप लास्ट तक देख लिए, इसके लिए काफ़ी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। और ये कब भारत आया था? किसके समय में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। पूरा डिटेल आज नहीं दूंगा, बस इतना पर ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसमें से मैं उम्मीद करता हूं 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।